हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पुनः आपके सामने तृतीय दिवस समास का तृतीय भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 2 क्लासों में हमने समास के बारे में अच्छे से पढ़ा। समास के कितने भेद होते हैं, समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा होती है, समास के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में उनके भेदों को प्राप्त किया हमने। भेद कितने होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, भेद 6 होते हैं और 6 भेदों के नाम भी हमने पढ़े। 6 भेदों की परिभाषाएं भी हमने अलग अलग पढ़ी और हमने अच्छे से विस्तृत रूप से हमने सभी समासों का अध्ययन किया। पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत लेकर आया हूँ उदाहरणों को समास के। इसमें उदाहरणों में हम देखेंगे कि किस समास में कौन सा समास है, किस उदाहरण में कौन सा समास है और उसका विग्रह क्या होगा और क्यों इसमें यह समास है, किस कारण से, किस नियम के अनुसार इसमें समास है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह समस्त पद है जिसको हम समास के नाम से भी जानते हैं। यहां मैंने समास विग्रह किया है और उसके बाद में इसमें इस उदाहरण में कौन सा समास है यहां मैंने वह प्रस्तुत किया है। क्रमशः एक एक उदाहरण के बारे में हम जानेंगे कि उसका समास विग्रह क्या हुआ, समास क्या है और उसमें समास कौन सा है। पहला उदाहरण लेते हैं भरपेट। भरपेट, अब भरपेट कभी भी आपके एग्जाम में कहीं भी आता है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो शब्द को देखते ही कैसे पहचानेंगे आप इसमें यह समास है। तो सर्वप्रथम आप शब्द में देखिए, इस शब्द में, इस उदाहरण में भर शब्द आ रहा है जो कि अव्ययवाची शब्द है। जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षाओं में द्वितीय दिवस की और प्रथम दिवस की कक्षा में आपने प्रथम और द्वितीय भाग में मैंने पढ़ाया था कि जिस समास के उदाहरण में पहले पद में अव्यय आए वह समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो भर पेट में जो भर है वह आपका अव्यय है और पेट एक शब्द है। तो इस कारण से भर अव्यय आने के कारण से, पूर्व पद में अव्यय पद भर आने के कारण से यहां अव्ययीभाव समास होगा, ये हमें पता लग चुका है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो पेट भरकर, कहते भी तो है ना कि आपने पेट भरकर खाना खा लिया कि नहीं, यह वही शब्द है जो हम लौकिक भाषा में प्रयोग करते हैं, यह वही शब्द है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम रसभरी। अब रसभरी का ये समास का एक उदाहरण है रसभरी। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो रस से भरी, इसका विग्रह क्या हुआ, रस से भरी। कोई खाद्य वस्तु यदि रस से भरी है, कोई फल इस प्रकार का है जो रस से भरा है, उसके लिए हम रसभरी शब्द का प्रयोग करते हैं जो रस से परिपूर्ण है। अगर इसके समास की तरफ जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो से चिन्ह है, ये से चिन्ह किस में आता है, कारकों में। जैसा कि हमने कारक पढ़े थे कल की क्लास में, कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन एक हो परे। तो उसमें से जो 6 कारक होते हैं, पहले कारक से लेके, पहला कारक और अंतिम कारक होता नहीं, इसमें 6 कारक होते हैं। 6 में एक कर्म कारक जिसका चिन्ह को है, दूसरा कारक करण है जिसका चिन्ह से द्वारा है। अब से द्वारा जब चिन्ह आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें यह आपका समास है। तो से द्वारा करण कारक में आता है और करण कारक समासों के अंतर्गत किस समास में आता है, तत्पुरुष समास में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की क्लास में पढ़ाया था, पहली क्लास की प्रथम भाग की कक्षा में और द्वितीय भाग की कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां से द्वारा आने के कारण यहाँ करण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष।
क्योंकि कारकों का बोध कराने वाला समास कौन सा है आपका? कर्ण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यश प्राप्त। अब यश प्राप्त का सर्वप्रथम हम विग्रह करते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर ही हमें प्राप्त होता है, और विग्रह करने के बाद में ही हमें कुछ समास, और विशेषकर तत्पुरुष की तो पहचान, तत्पुरुष के बारे में तो तभी आप जान सकते हैं जब आप उसका विग्रह करेंगे। विग्रह करने के बाद में ही आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो हमने यश प्राप्त का विग्रह किया, समास विग्रह किया, तो यश को प्राप्त, जो व्यक्ति जिसने यश को प्राप्त कर लिया है, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है, कीर्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई शख्स है जिसके लिए हम यश प्राप्त का प्रयोग करते हैं। यश को प्राप्त, प्रतिष्ठा को प्राप्त। तो यश को जो चिन्ह है वो को चिन्ह किस कारक का है बताइए आप? को चिन्ह कर्म कारक का। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। तो जो को है वो कर्म कारक का चिन्ह है, और कर्म कारक का चिन्ह वह कर्म कारक जब समासों के अंतर्गत जाता है, उसमें भी तत्पुरुष में जाता है, तो वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है। तो से, को, इनसे इस समास की, तत्पुरुष समास की पहचान होती है। जो चिन्ह होगा उस चिन्ह के अनुसार उसका समास का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, जलधारा। जलधारा, जल की कोई धारा बह रही है, जल की धारा, पानी की धारा। पानी जब बहता है, भगवान शिव शंकर के ऊपर जब जल चढ़ता है तो वो एक जल की धारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ती है, तो वही जल धारा। तो जल की धारा जब हम विग्रह करते हैं इसका, तो जल की धारा, की यहां आ गया, और की किस कारक में आता है? संबंध कारक में। वह संबंध कारक जब तत्पुरुष के अंतर्गत जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष हो जाता है। कारकों में उसका नाम संबंध है, बट जब तत्पुरुष के साथ में जुड़ जाएगा तो वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसके उदाहरणों में विशेष करके का, की, के आएगा। संबंध तत्पुरुष हो गया इसमें समास का नाम। नेक्स्ट, नीलकमल। नीलकमल, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जिस समास में एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, उसमें कौन सा समास होता है? सर्वप्रथम आप शाब्दिक अर्थ, शब्द को पहचानिए। शब्द के अंतर्गत सब कुछ छुपा रहता है, आपको जानने की आवश्यकता है। तो इसमें जो नील कमल है, तो इसमें एक विशेषण है और एक विशेष्य है। अर्थात जब हम इसका विग्रह करेंगे तो निकल के आएगा नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला। किस रंग का है? नीले रंग का। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है किस रंग के द्वारा? नीले रंग के द्वारा। तो जहां एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, तो विशेषण और विशेष्य का बोध कराने वाला जो समास होता है वह आपका कर्मधारय समास होता है। आई होप, मुझे विश्वास है आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आपका लव कुश। लव कुश, इसको भी आप शब्द से पहचान सकते हैं। वो कैसे? योजक चिन्ह किस समास में प्रयोग किया जाता है? अब द्विभाव समास में तो प्रयोग किया जाता नहीं है, कर्मधारय समास में प्रयोग किया जाता नहीं है, बहुब्री समास में प्रयोग किया जाता नहीं है, तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता नहीं है, और द्विग में भी नहीं किया जाता। तो प्रयोग किया जाता किस समास में है? इस योजक चिन्ह का प्रयोग मैंने बताया था आपको, ध्यान दीजिए। पहली क्लास में और दूसरी क्लास में मैंने जो आपको बताया था, तो यह जब योजक चिन्ह जब आए तो योजक चिन्ह किस समास का बोध कराता है? वह द्वंद्व समास का। जोड़ा, मैंने कहा ना, दो पदार्थों का, दो वस्तुओं का, दो मानवों का जब जोड़ा हो तो वहां आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लव और कुश, इसकी भी सीधी सीधी पहचान है कि जब विग्रह करने पर और आए, समास में योजक चिन्ह आएगा और उस योजक चिन्ह के स्थान पर जब हम विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग कर देंगे। इस कारण से यह
द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। एक बार पुनः मैं विग्रह से समास के बारे में बताना चाह रहा हूं। पेट भरकर, जैसे आपके एग्जाम में आ जाए कि पेट भरकर में कौन सा समास है, तो भरकर, भरकर जब आ गया, भर शब्द आ गया, तो यहां अव्ययीभाव समास है। रस से भरी, यह उदाहरण आ गया रस से भरी में, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यह आपका कम से कम 4 नंबर का प्रश्न है। 9वीं क्लास में तो है ही, हमारी 9वीं क्लास में। इसके अलावा आपके यूपी पुलिस का एग्जाम, वीडियो का एग्जाम, लेखपाल वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी लगभग 4-4, 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी समास दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है, कभी विग्रह दे दिया जाता है इसमें कौन सा समास है, कभी पूछ लिया जाता है कि अव्ययीभाव समास का इसमें से कौन सा उदाहरण है। कई तरीके से प्रश्न किए जा सकते हैं। तो मैं आपके हर प्रश्न के तरीके को यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान देंगे। इसलिए वंदे मातरम। पेट भरकर, ये उदाहरण तो भर से आप पहचान सकते हुए इसमें अव्ययीभाव समास है। फिर आ जाए रस से भरी, इसके बारे में मैंने बताया है। कारक चिन्ह आ जाए, यदि आपको कारक याद होंगे तो तत्पुरुष को आप, मैं 100% कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि जो तत्पुरुष होता है उसमें प्रायशः कारकों का प्रयोग ही किया जाता है। इस आधार पर उसके 6 भेद होते हैं। 6 में से किसी न किसी एक कारक का बोध उस उदाहरण में जरूर होगा, और जिस कारक के चिन्ह का बोध हो उस चिन्ह से आप पहचान सकते हो। अगर करण कारक तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, से द्वारा आए। अगर के लिए आए तो के लिए के आधार पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। यदि अपादान से अलग होना, से अलग होना, जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग हो चुका है, तो यहां आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यदि आ जाए राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहां आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि इसी के स्थान पर आ जाए कि सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में आने के कारण यहां कौन सा समास हो गया, यहां अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो तत्पुरुष को सबसे पहचानने के लिए यही है कि उसका सबसे पहले आप विग्रह कीजिए, और विग्रह करने पर आपको कोई ना कोई चिन्ह प्राप्त होगा। कोई ना कोई चिन्ह यदि प्राप्त हो रहा है तो आप उसमें आंख मीच कर कह दीजिए कि इसमें तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष के अंतर्गत भेदों को पूछ रहा है तो आप भेद का नाम भी बता दीजिए। भेद का नाम कैसे बताओगे, इसके विग्रह में जो चिन्ह आए उस चिन्ह के आधार पर, से द्वारा करण तत्पुरुष, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, अलग होना अपादान तत्पुरुष, काकी के आपका आ जाए तो संबंध तत्पुरुष, में पर आ जाए तो अधिकरण तत्पुरुष। सीधी सीधी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नीलकमल, थोड़ा सा नीलकमल, नीला है जो कमल, इसका विग्रह होगा। यह बिल्कुल सरल है। जब भी एक विशेषण हो, एक विशेष्य हो, किसी की विशेषता बतलाई जा रही हो, किसी महान पुरुष की, किसी महान व्यक्ति की, किसी पशु पक्षी की कोई भी विशेषता बतलाई जा रही हो, जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। अच्छा, आकाश की विशेषता दिखलाई जा रही है, क्योंकि आकाश कैसा, नीला। तो नीला क्या हुआ, विशेषण, विशेषता दिखला रहा है किसकी, गगन माने आकाश की। तो इस कारण से यहां आपका कर्मधारय समास होगा, कर्म को धारण करने वाला, जैसा कि मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाया। लव और कुश, यहां ये लव कुश का विग्रह किया, इसकी भी बहुत सुंदर पहचान है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। इसमें बस और देखिएगा, समास करने पर और का लोप हो जाएगा और विग्रह करने पर और शब्द आ जाएगा, और इसमें जोड़ा होगा, 2 शब्द होंगे, दोनों अलग अलग होंगे जोड़ा, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था उस क्लास में। तो लव और कुश, राम जी के जो 2 बेटे हैं, जिन बेटों का नाम, एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश, इस कारण से यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप समास को बहुत अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। थोड़ा सा घर पर भी मेहनत करिए, आप घर पर भी पढ़िए। कोई तकलीफ हो तो मैं आपकी लाइव क्लास जूम के माध्यम से लूंगा, उसमें आप सारी अपनी तकलीफों, जो भी परेशानियां तकलीफ है उनको सबको रखिएगा। 1-2 उदाहरण और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और समझ जाएंगे आप।
जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, प्रतिदिन ले लो। अब आपके किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, समास है। ऑप्शन दे दिए आपके सामने 4, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, और द्विग। तो आप बता सकते हैं, सबसे पहले देखिए शब्द की तरफ जाइए। इस शब्द में आपको कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं अव्यय छिपा हुआ है? दे रहा है दिखाई आपको? हाँ, बिल्कुल दे रहा है। इसमें आपका प्रति जो शब्द है वह अव्यय है। और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि जिस समास के पूर्व पद में अव्यय वाची कोई शब्द हो, उस समास में अव्ययी भाव समास होता है। आई होप आप इसमें से ऑप्शन छांट सकते हैं, देख सकते हैं। तो कौन सा होगा? न तो कर्मधारय होगा, न तत्पुरुष होगा, न द्विग होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण और ले लीजिए आप। नीलकंठ। एक उदाहरण है ये नीलकंठ। नीलकंठ में कभी कभी कर्मधारय और आपका बहुब्री जो समास है, इन दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। लेकिन प्यारे साथियों, कभी कंफ्यूजन करने की ऐसी स्थिति हो तो आप बिल्कुल भी मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कभी भी आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपके इस शंका का समाधान अवश्य करूंगा। नीलकंठ, आप कह सकते हैं कि सर इसमें नीलकंठ में आपका बहुब्री समास भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है। कर्मधारय भी हो सकता है कि कंठ कैसा? नीला, एक विशेषण, एक विशेष। लेकिन मैंने आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बात को। उस क्लास में मैंने क्या कहा था? क्या किसी व्यक्ति विशेष देवी देवता का कोई नाम होता है, दोनों पद अप्रधान होते हुए नीलकंठ, नीलाकंठ, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताइए। नीलाकंठ, नीलाकंठ किसका है? नीलकंठ क्या है? क्या इसका कोई अर्थ है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। भाई नीलाकंठ किसका है? दुनिया में एक ही है, एक ही दिव्य ज्योति स्वरूप ओंकार शिव भगवान ही है, जिनका आपका जो स्वरूप है, उन्होंने जो उनका कंठ है वह कंठ नीला है। तो इस कारण से यहां विशेषण विशेष्य की मुख्यता जो है वो नष्ट होकर किसी इन दोनों पदों की विशेषता न होते हुए किसी तीसरे पद की विशेषता दिखाई जाती है। वहां कौन सा समास होता है आपका? वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि। वहां कौन सा समास होता है आपका? बहुव्रीहि समास होता है। तो आप बता सकते हैं नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और एक बात और मैं आपको बहुत सुंदर बताना चाहूंगा कि अक्सर जितने भी देवी देवताओं के जो नाम हैं
अक्षर, वो सारे नाम आपके जो आएंगे वो बहुब्रीहि समास में आएंगे देवी देवताओं के। मुझे उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। और एक दो उदाहरण एक दो समासों का लेते हैं। द्विग समास का ले लेते हैं। द्विग समास का उदाहरण नहीं हो पाया है, आप दे देते हैं आपका नवरात्रि। नवरात्रि यह उदाहरण है। अब इस उदाहरण में पूछ लिया जाए कि इस उदाहरण में कौन सा समास है, कोई आपसे पूछ ले, किसी भी परीक्षा में आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे? तो नव क्या है बताइए प्यारे साथियों? नव है संख्या, काउंटिंग। और काउंटिंग संख्या किस समास में आती है? द्विग समास में। किस समास में? द्विग समास। तो इस कारण से यहां कौन सा समास हो जाएगा? द्विग समास, क्योंकि संख्यावाची द्विग होता है, अर्थात जिसमें संख्या है। द्विग, द्विग क्या है? द्विग संख्या है। तो सीधा सीधा समास से आप पहचान सकते हो कि संख्या में, जिस समास में संख्या आती है वह द्विग समास होता है। इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समास में और बहुब्रीहि समास में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, दशानन। दशानन ले लीजिए आप। तो दशानन में इसमें भी संख्या आ रहा है, ये भी यहां इसमें भी द्विग हो सकता है। नहीं, यहां संख्या के बारे में नहीं बताया, यहां संख्या की विशेषता नहीं बताई जा रही है। यहां किसी दोनों संख्या 10 और आनंद के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तीसरे व्यक्ति के बारे में। 10 है मुख जिसके, 10 शीश जिसके, अर्थात रावण। तो रावण है, तीसरे पद की विशेषता बताई गई। बहुत पद, दो पदों के अलावा किसी तीसरे अन्य, फिर मैंने कहा कि देवी देवता अलग, दशानन। तो इस कारण से यहां आपका कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विग नहीं होगा, यहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद में एक समास और ले लेते हैं। राम भक्ति। राम भक्ति। अब ये आ गया आपका किसी भी एग्जाम में उदाहरण आ गया कि राम भक्ति में कौन सा समास है, कैसे पहचानें? पहले तो इसका आप विग्रह कीजिए, क्योंकि कुछ समास ऐसे हैं जिसमें तत्पुरुष विशेषकर ऐसा समास है जिसमें हमें देखना पड़ता है, उसका विग्रह किए बिना आंसर देरी से मिलता है। अगर अनुभव है आपके पास में, समासों की अच्छी जानकारी है, तो आप शब्द को देखते ही बता सकते हैं। शब्दों की जानकारी नहीं तो सर्वप्रथम उसका विग्रह कीजिए। तो विग्रह करने पर हमें प्राप्त होगा राम के लिए भक्ति। राम के लिए भक्ति। राम के लिए व्यक्ति, के लिए किसमें आता है? संप्रदान कारकों में, कारकों के चिन्हों में के लिए किसमें आता है? आपका तत्पुरुष समास में आता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। समास आई होप, मुझे विश्वास है आपको समासों की जानकारी, जो हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।